कुछ दिनों पहले टीवी न्यूज़ चैनल्स को स्क्रॉल करते हुए मैंने देखा कि बागेश्वर धाम की सरकार के पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी आपकी अदालत में यानी इंडिया टीवी की जो आपकी अदालत है उसमें आने वाले हैं। तो मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि वाह क्या बात है। वो व्यक्ति जिनके बारे में मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी किया है, जिनके कुछ वीडियोज़ को मैंने देखा भी है, वो अब आपकी अदालत में आने वाले हैं, यानी कि इनके बारे में और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो उसी एक्साइटमेंट में मैंने टीवी चैनल लगाया, परंतु जिस तरीके से वो पूरा शो गया, जिस तरह से रजत शर्मा के प्रश्न आए, उनके जो बोलने का अंदाज़ था, उनकी जो पूरा बॉडी लैंग्वेज थी, उनका जो लहजा था और जिस भाषा का भी प्रयोग किया गया, उसे देख कर के मन बहुत भारी सा हो गया, अच्छा सा नहीं लगा। और मुझे यकीन है कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ होगा, आप में से भी जिन्होंने उस वीडियो को देखा होगा उन्हें भी ऐसा ही लगा होगा। इसी कारण मैंने सोचा कि एक वीडियो रजत शर्मा जी के ही अंदाज में उन्हीं पर ही मुकदमा चला करके किया जाए। और इसी कारण आज की इस अदालत में कुछ प्रश्न, कुछ इल्ज़ामात मेरे पास हैं रजत शर्मा जी को लेकर के। तो आइए इस मुकदमे को आरंभ किया जाए। रजत शर्मा जी पर इल्ज़ाम है कि ये एलिटिस्ट मेंटालिटी रखते हैं। दोस्तों, इस बात को आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि वो पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी का इंट्रोडक्शन हो या फिर एंड वाला पार्ट जहाँ पर जज की जो हिदायतें हैं वो देने वाली बात हो, सभी में ऐसा लगा कि रजत शर्मा के मन में ये था कि ये एक कल का आया हुआ लड़का है, ये केवल 26 वर्ष का लड़का है और इसी कारण इसके ऊपर मैं हावी हो सकता हूं। ये एक एंटरटेनमेंट शो है वैसे तो, पर यह लगा नहीं कि एंटरटेनमेंट शो था। ऐसा लग रहा था कि रजत शर्मा का खुद का कुछ एक एजेंडा होगा। यूं तो उन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाए वो इस तरह से लगाए कि लोगों की ऐसी बातें हैं, लोगों को ऐसा लगता है, पर वहीं पर ही उन्होंने ये भी बोल दिया कि मुझे यही बात पसंद नहीं है। मैं सभी बातों को सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखता हूं। पूरे वीडियो में रजत शर्मा का एक बहुत ही कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड लगा, अर्थात कि बहुत ही सुपीरियर जगह से मैं आता हूं, बहुत ही सुपीरियर मेरी सोच है और तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि मेरा जो पत्रकारिता का अनुभव है वो 40 वर्षों का है और तुम्हारी पूरी उम्र ही अभी 26 वर्ष की है, तो मुझे तुमसे हर फील्ड में ज़्यादा पता होगा। उम्र को लेकर के रजत शर्मा ने शुरुआत में भी टिप्पणी करी, फिर जब एक और एग्जाम्पल दिया जहाँ पर उन्होंने बोला कि 20 वर्ष का भी एक व्यक्ति है जो कि भी वो भी पर्चा निकालता है, तो वहाँ पर भी उम्र को मेंशन करना रजत शर्मा ने ज़रूरी समझा। फिर आगे भी जब भिंडरवाला की बात हुई और जब पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी ने कहा कि ये कौन है, तो वहाँ पर एक मौका मिल गया कि आगे जाकर के जब ये बोला कि चूंकि आपको ये नहीं पता है कि भिंडरवाला कौन थे, तो मैं आपको बता दूं कि जो बैजू बावरा जो फिल्म आई थी उसके अंदर जो गाना था वो इन लोगों ने लिखा, इन मुसलमान लोगों ने लिखा। इस तरह की जो बातें आई, वो जो नसीहतें देने वाली बातें आई और जिस तरह से टोन था, उससे साफ ये दिख रहा था कि रजत शर्मा का एटीट्यूड पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी के लिए बहुत ही नकारात्मक था, बहुत ही एक नसीहत देने वाला था, उन्हें बताने वाला था कि देखो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या है। और ये बात इस जगह पर भी आई कि जब उन्होंने बोला कि किसका विरोध करना है, उसकी अगर आपको जानकारी लेनी हो तब आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। यानी कि पंडित जी जो हैं, पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी, वो क्या बातें बोले अपने प्रवचन में, अपनी कथा में, उन्हें किस मुद्दों पर, किन किन मुद्दों पर क्या बोलना चाहिए, इन सभी में रजत शर्मा की महारत है और वो उनसे कहीं ज़्यादा समझते हैं। ऐसा पूरे वीडियो में आपको झलक दिखी होगी। यहाँ तक कि जब आध्यात्म की बात हुई तो रजत शर्मा ने कहा कि आपको क्या ये लगता है कि लोगों को आध्यात्म के बारे में नहीं पता है, इनको आपसे ज़्यादा पता है। अब आप किसी संत के बारे में बात कर रहे हैं, आपके पास इल्ज़ाम है, वो एक एंटरटेनमेंट शो है, तो समझ में आता है कि आप उस इल्ज़ाम की तरह से रखेंगे क्योंकि आपकी अदालत है। परंतु ये कहना कि जनता को आपसे ज़्यादा अध्यात्म के बारे में पता है, ये कहीं से भी भद्र व्यवहार नहीं है। अब यहाँ पर यह भी बात समझ में आती है कि रजत शर्मा को स्वयं को आध्यात्म के बारे में कितनी समझ है।
ये खुद एक प्रश्न चिन्ह है। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। परंतु वो उम्र को लेकर के टिप्पणी हो, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की नॉलेज को लेकर के टिप्पणी हो, वो संविधान को लेकर के टिप्पणी हो, हर ओर उनका एक नसीहत, सीख देने वाली जो एक भाषा थी वो सामने आई। संत तुकाराम को लेकर भी जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान था और उस पर जिस तरह का मुद्दा बनाया गया, जो एक्चुअली मुद्दा था नहीं, बात सिर्फ बोली की है, एक खड़ी बोली होती है और वही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की भी बोली है, परंतु उसको भी मुद्दा बनाया गया। ये अपने आप में बताता है कि आप एक्सेप्टिंग नहीं है कि किसी की खड़ी बोली हो सकती है, किसी की बोलचाल की भाषा में सर की बातें हो सकती हैं। नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं स्कूल बूट पहनता हूँ, मुझे हिंदी भी अच्छे से आती है, इंग्लिश भी अच्छे से आती है, तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्या बात है, किस तरह से बोली जाए, भाषा का क्या प्रयोग होना चाहिए, किसके साथ में होना चाहिए। पर उस पर भी आप देखिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की सरलता, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, पर फिर भी एक टिप्पणी करना राजा शर्मा को सही लगा। उसके ऊपर भी उन्होंने बोला कि नहीं, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, ये आपने सही कर दिया। यानी कि ठीक है, देखो मैं तुम्हें बताया कि तुमने यहाँ पर गलत किया, अब जब तुमने माफ़ी मांग लिया तो देखा सही किया, ऐसा ही करना चाहिए था। यही बात, इसी तरह का लहजा राजा शर्मा का पूरे वीडियो में भी रहा। यहाँ तक कि जब बात आई बुलडोज़र की, तब राजा शर्मा ने जिस तरह का सार्काज़म किया वो कहीं से भी गंवारा नहीं है कि बुलडोज़र कब से अहिंसात्मक हो गया। अच्छा, तो भगवान राम के ज़माने में भी क्या बुलडोज़र थे? इस तरह की जो बातें आई, ये उनको बताने की कि देखो तुम एक हंसी ठिठोली करते हो, वो तुम करते रहो अपने टाइम पर, बट ये सही नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह का जो एक एटीट्यूड था राजा शर्मा का पूरे वीडियो में, वो बहुत दुखी करने वाला था कि एक संत जिनकी बातों को मानने वाले लाखों हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों लोग आते हैं अपना दुख दर्द लेकर के, और जो उनकी सहायता भी कर रहे हैं, उनके बारे में राजा शर्मा का इस तरह से जो एटीट्यूड था, ये भद्र व्यवहार नहीं था। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। बार बार ऐसा लग रहा था कि राजा शर्मा धीरेन्द्र शास्त्री जी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी थोड़े से बिदकें, थोड़ा सा वो गुस्सा हों, थोड़ी सी वो ऐसी बातें बोलें जो कि कंट्रोवर्शियल हो जाएं। परंतु ये बजरंगबली की ही कृपा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की वाणी पर ना सिर्फ संयम था, पर उन्होंने सभी बातों को बहुत ही हंसी मजाक में उड़ा दिया, जैसे कि कोई एक बहुत मैच्योर व्यक्ति होता है। तो ये बात ही समझ में आती है कि उम्र का ना ही आध्यात्म से कोई मतलब है, ना ही मैच्योरिटी से कोई मतलब है, ना ही वाणी पर संयम से कोई मतलब है। परंतु राजा शर्मा को एक बार बताए कौन? प्लेन में वाईफाई की बात हो तब ये बोलना कि ये कोई मजाक की बात है क्या? जो लोग गुरु परंपरा के हों उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये जो आप डायलॉग मारते हैं, बार बार ये डायलॉग मारना अच्छा है, ये लोगों को भी अच्छा लगता है। चूंकि आपकी उम्र कम है और इसलिए आपको फिल्मों का इतिहास नहीं पता होगा, आपको समझने की ज़रूरत है। सनातन के नाम पर धमकी की दुकान खोल ली है। एक बात और चुभी, वो ये जब राजा शर्मा ने बोला एक कोई शेर पढ़ते हुए, खानदानी रईस रखते हैं मिजाज नरम अपना। आपका जो ये रंगीन जो लहजा है, रंगीन जो आपकी वेशभूषा है, उसे लगता है कि ये शोहरत नई नई मिली है आपको। इस तरह की जो बात है, आप ये क्या प्रूव करना चाहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो अब टोपी पहनते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं, ये सब उनको जो शोहरत मिल रही है इसके कारण ही वो हवा में उड़ गए हैं, जो उनके लाखों लोग जो आ रहे हैं वो जो दक्षिणा चढ़ाते हैं उससे ये अपना ऐशो आराम कर रहे हैं? क्या प्रूव करना चाहते थे? ये ना ही इल्ज़ाम का पार्ट था और ना ही ये कहीं से भी कोई प्रूफ के साथ बात करी गई थी। परंतु यहाँ पर उनको नीचे दिखाना, उनको बताना कि देखो आप आते हो छोटे से जगह से, आपको हिंदी तक बोलना ठीक से नहीं आता है, तो आप जो हैं वो थोड़ा तरीके से रहिए। इसी तरह की बात पूरे वीडियो में बार बार अजय शर्मा ने कही, और इसी कारण केवल मेरा ही नहीं, करोड़ों और लोगों का जिन्होंने ये वीडियो देखा, यूट्यूब पर तो इसका व्यू मैंने जो देखे थे वो कुछ
4.7 मिलियन के करीब पहुंच गए थे। तो सभी का दिल बहुत दुखा होगा जो जिस तरह की बातें रजत शर्मा ने धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए कहीं वीडियो की शुरुआत से ही। यहाँ तक कि ये भी कहना कि शास्त्री जी, ये जो देश है ना, ये संविधान से चलता है। ये जो तरीका है बात करने का, ये तब आता है जब आप किसी को कुछ सीख दे रहे हो। ये तब नहीं आता है जब शाहरुख खान सामने बैठा हो या फिर कोई मंत्री सामने बैठा हो। ये इस तरह का अंदाज रजत शर्मा का तब नहीं देखने को मिला है। मैंने पिछले और वीडियोस देखे, एक शायद 2019 का कोई वीडियो था शाहरुख खान का, तो उसके अंदर जिस तरह से इंट्रोडक्शन हुआ, सुपरस्टार शाहरुख खान पर इल्ज़ाम है, इस तरह की बात आई और बार बार यही बात दोहराई जा रही थी। जिस तरह के इल्ज़ाम भी थे वो भी बहुत ही मामूली से, बहुत ही हंसी मजाक में चलने वाले इल्ज़ाम थे, पर यहाँ पर जो बातें आईं वो बहुत ही सीरियस तरीके से बनाते हुए सीख देने के अंदाज में बनाई गई। इसी से समझ में आ रहा था कि रजत शर्मा का कोई न कोई और एजेंडा होगा। कहीं से ऊपर से कुछ बात आई होगी कि इनको आप ठीक करो, इनकी कुछ और बातें आप निकालो, इनसे कुछ आप बुलवा दो जिससे कोई कंट्रोवर्सी हो जाए। यही सब बातें निकल के आ रही थी। परंतु ये समझने वाली बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की अद्भुत कला है। उनमें उनकी वाणी भी बहुत ही संयमित थी, उनके हाव भाव भी बहुत ही मैच्योर थे और इसी कारण वो रजत शर्मा के इन सभी भद्दे से प्रश्नों से बचते हुए भी उन्होंने रजत शर्मा को पटका भी, कई बार पटका, कई जगहों पर पटका, ये कहते हुए कि ये आपकी सोच हो सकती है, ये जिन लोगों की ऐसी सोच है वो अपना स्वयं का खुद ही देखें। ऐसे कई सारी और बातें धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पटक पटक कर रखी रजत शर्मा के सामने, जिसके कारण वो हावी नहीं हो पाए। नहीं तो कोई और संत होते, बात कहीं और जा सकती थी। रजत शर्मा पर दूसरा इल्ज़ाम है कि ये भारत और वैश्विक सामयिक मुद्दों का कोई ज्ञान नहीं रखते हैं। रजत शर्मा जी की जो 40 वर्षों की पत्रकारिता है वो हम सब ने देखी है। इंडिया टीवी के शुरुआती दिनों में जिस तरह की खबरें ये लोग लेकर के आते थे, वो जो कोबरा किसी साइकिल पर बैठा हुआ है, नाग नागिन का डांस हो रहा है, बिच्छू आ रहा है, कहीं पर कोई भैंस गिर गई है, क्या क्या नहीं, अजीब व गरीब सी जो क्रिंज वर्दी जो न्यूज़ आती थी, मीम वर्दी जो न्यूज़ आती थी, तब तो मीम भी नहीं हुआ करते थे, शब्द ही नहीं था, पर जो क्रिंज वर्दी जो न्यूज़ हुआ करती थी उसी के सहारे इनकी टीआरपी चली और लोग इस चैनल को न्यूज़ के लिए नहीं देखते थे बल्कि इसलिए देखते थे कि देखो क्या क्या दिखा रहे हैं। वहाँ से तो इनकी पूरी दुकान चली है। और अब इस वीडियो के बाद रजत शर्मा ने बता दिया कि इनको सचमुच पत्रकारिता या फिर जो भारत और वैश्विक मुद्दे हैं उनके बारे में कोई ज्ञान है नहीं। ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ, आइए समझते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को नसीहत देते हुए, उन्हें सिखाते हुए, ज्ञान देते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि आपको भिंडरवाला के बारे में नहीं पता है तो आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि एक फ़िल्म आई थी बैजू बावरा, जिसके अंदर नौशाद ने और मोहम्मद रफ़ी ने गाया और लिरिक्स लिखे, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब आदि जो बातें करी। वहाँ पर ही ये बात समझ में आती है कि रजत शर्मा को ये पता ही नहीं है कि जिस तरह की फिल्में, क्योंकि इन्होंने जावेद अख्तर का भी एक एग्जाम्पल दिया था लगान मूवी को लेकर के, उन्हें पता ही नहीं है कि ये जितने भी लोग हैं इन्होंने ये कोई भक्ति भाव से स्वयं से ही ये गाने नहीं गाए हैं, इन सबको उसके रुपए मिले थे। ये एंटरटेनर्स हैं, म्यूजिशियन हैं और इनको अपने म्यूज़िक के लिए जो भी गाना फिल्म के अंदर चाहिए होता है वो बनाते हैं, जो कि रुपए मिलते हैं। वो बात भी छोड़िए, चूँकि इन्होंने जावेद अख्तर के बारे में बात करी, तो क्या ये रजत शर्मा को नहीं पता है कि किस तरह की फिल्में सलीम जावेद ने लिखी, किस तरह के डायलॉग लिखे, किस तरह से पूरा एक नैरेटिव पंडितों को लेकर के, देवी देवताओं को लेकर के इन्होंने गढ़ा, जिसके अंदर अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं और तब के ज़माने के सभी एक्टर एक्ट्रेसेस शामिल हैं। सभी ने जिस तरह के से भारतीय परंपरा और हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो रीति रिवाज है, उनका मखौल उड़ाया, अपनी फिल्मों के ज़रिए सालों तक उड़ाते रहे। ये क्या रजत शर्मा को नहीं पता है? तो फिर इस तरह से वन साइडेड बात
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के सामने कहने का औचित्य क्या था, पर्पस क्या था, वो क्या प्रूव करना चाहते थे? केवल उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे। यदि वहाँ पर सामने सुधांशु त्रिवेदी बैठे होते, या फिर जय दीपक बैठे होते, या फिर अजीत भारती या फिर संजय दीक्षित बैठे होते, तो रजत शर्मा का क्या क्या नहीं कर देते हम सभी समझ सकते हैं। परंतु यहाँ पर बैठे हुए थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनकी अपनी एक गरिमा है और उन्होंने अपनी गरिमा को मेंटेन रखा। भले ही उन्हें बताया गया कि क्योंकि आपको नहीं पता है इसलिए मैं आपको बता दूं, उसमें भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत ही संयम के साथ अपनी बातों को सामने रखा। इसी में ही रजत शर्मा ने एक बहुत ही चिंताजनक टिप्पणी करी। हो सकता है ये उनकी खिसियाहट हो जो इस तरह से बाहर आ गई, उनको वाणी पर या शब्दों पर संयम नहीं रहा। उन्होंने कहा कि क्योंकि बात चल रही थी हिंदू राष्ट्र की, तो उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए जो राष्ट्र धर्म के आधार पर बने हैं उनकी हालत क्या है, और फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया पाकिस्तान का। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। क्या रजत शर्मा ये कहना चाहते हैं कि जो इस्लाम है उसके आधार पर जो राष्ट्र बना है या फिर जो भी राष्ट्र बनेगा उसकी ऐसी हालत ही होगी, क्योंकि उन्होंने इस्लाम का भी नाम लिया? और फिर यहाँ पर यह भी आता है कि क्या सऊदी अरेबिया एग्जिस्ट नहीं करता है? वो भी तो एक इस्लामिक कंट्री है। तो सऊदी अरेबिया का हाल क्या पाकिस्तान की तरह ही है? और साथ ही साथ आप क्या ये कहना चाहते हैं कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो भारत की भी हालत वही हो जाएगी जो कि पाकिस्तान की हो रही है? ये बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर रजत शर्मा ने ऐसे ही टिप्पणी कर दी। और इसे ये भी समझ में आता है कि ये टिप्पणी भी क्यों करी गई, क्योंकि वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को फिर से नसीहत दे रहे थे, उन्हें ज्ञान पेल रहे थे। बस जो मन में आया उड़ेल दिया कि क्या पता रहेगा, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि भिंडरे वाला कौन है, तो फिर मैं जो मन में आए बोल दूँ। ऐसा लग रहा था कि 40 साल की पत्रकारिता के बाद भी, भारत जैसे देश में 40 साल की पत्रकारिता के बाद भी वो व्यक्ति जो स्वयं को आरएसएस से जुड़ा हुआ भी मानता है, उसे धर्म और आध्यात्म क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा लग रहा था कि ये समझ में आ रहा था कि ये जो व्यक्ति हैं ये उस गुट से आते हैं जो जपता है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये उसी तरह की मेंटालिटी वाले हैं, वो जो हिस्ट्री को तोड़ मोड़ करके कुछ और ही गलत शरत बना करके लोगों के सामने परोसने वाले व्यक्ति हैं। चूँकि इनके पास पावर है, चूँकि इनके पास मीडिया की एक शक्ति है जिससे लाखों लोग प्रभावित हो जाते हैं, तो जो मन में आए हम पेल देंगे। ये भूल गए कि ये सोशल मीडिया है। यहाँ पर मेरे जैसे लोग भी हैं, यहाँ पर आप जैसे लोग भी हैं जो इन सब बातों से अब ऊपर आ चुके हैं। इन्होंने बहुत ही लाइटली कह दिया कि सनातन धर्म जो है ये सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, धैर्य, इन सब बातों पर टिका हुआ है। ये भूल गए कि हमारे ही शास्त्रों में ये तो लिखा है अहिंसा परमो धर्मः, पर उसी में आगे जाकर के ये लिखा है धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी सही है। परंतु ये वही हैं आधी अधूरी बात कहने वाले, ये वही हैं जो आधा सत्य बताते हैं, और इसी को ये पत्रकारिता कहते हैं। आधा सत्य इनका यहाँ पर बताया जाए, आधा झूठ उनका यहाँ पर बताया जाए, और ऐसे करके बैलेंस बना करके चले। इनको ना ही हिस्ट्री की नॉलेज है, भले ही वो फिल्मों को लेकर के हो, वो इंडिया की हिस्ट्री को लेकर के हो। जब बात उन्होंने करी संविधान की, तो संविधान की भी इनको नॉलेज नहीं है। ये B.R. अम्बेडकर का संविधान है, क्या बोलते हो आप? आप एक पेट्रनाइजिंग एटीट्यूड के साथ में आप एक युवा संत के साथ में बात कर रहे हो। ये साफ साफ आपकी बातों में झलक रहा था। रजत शर्मा पर अगला इल्ज़ाम है कि ये पत्रकार नहीं डिप्लोमैट हैं। रजत शर्मा ने यहाँ पर पठान का भी मुद्दा उठा दिया, और फिर वहाँ पर उन्होंने रंग को लेकर के भी बात करी। वो तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की वाक्पटुता है, जिसके कारण उन्होंने रजत शर्मा से भी बुलवा दिया कि हरा रंग भी बेशर्म हो सकता है। अन्यथा रजत शर्मा पूरी घेराबंदी करके आए थे कि वो इन्हें से कुछ बुलवा लें।
यहाँ पर रजत शर्मा से जब रहा नहीं गया, जब पूरा वीडियो हो गया और जब उनको मालूम चला कि अब समय कम बचा है और मेरी सारे के सारे जो हथियार थे वो बेकार गए हैं, तो डायरेक्टली पूछ लिया कि आपको मुसलमानों से कुछ आपत्ति है क्या। ये उस व्यक्ति से पूछा गया और तब पूछा गया जब पूरे पूरे शो में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी यही बोलते रहे कि मुझे किसी से भी कोई आपत्ति नहीं है। जब मैं हिंदू राष्ट्र कह रहा हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर कोई और नहीं रह सकता है, धर्म केवल हिंदू है, बाकी सब पंथ है। पर फिर भी आखिर में ही अपने एजेंडा के ही तहत रजत शर्मा ने ये फिर से पूछ लिया। ये कहीं से भी ना ही कोई स्मार्ट कॉन्वर्जेशन था, ना ही ये कहीं से भी इंटेलिजेंट कॉन्वर्जेशन था, ना ही ये कुछ ऐसा पत्रकारिता वाली जो बात थी कि कहीं से इधर उधर से कुछ निकलवाया जाए, कुछ सत्य निकलवाया जाए। ये केवल आप अपने एजेंडा को सेक रहे थे। आपका जब बात चली नहीं तो आपने आखिर में उसको बहुत ही फ्लैट, बहुत ही ब्लंट तरीके से सामने रख दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने फिर मजाक उड़ाते हुए फिर से वही कॉन्सेंडिंग एटीट्यूड, वही एलिटिस्ट मेंटालिटी के साथ में ये बोला कि अच्छा, आपके बजरंग बली जो हैं, जब वो इतना कुछ कर सकते हैं तो फिर आप उनको बोलिए कि वो पुतिन को भी थोड़ी समझ दें, वो यूक्रेन को बचाएं, वो सेना वापस करवा लें। ये किस तरह की बातें चल रही हैं? मतलब आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? ये कुछ लॉजिक है इस बात में? कुछ भी बात करके हम मजाक उड़ाएंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का, उनकी जो सिद्धि है हम उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि सिद्धि का उन्होंने कंपैरिजन किया चंद्र स्वामी के साथ, जो कि एक तांत्रिक थे। फिर उन्होंने बात करी कर्ण पिशाच, जिस किसी व्यक्ति को सिद्ध है उसकी, यानी कि वो तांत्रिक हो या फिर वो जिसको कर्ण पिशाच सिद्ध हो, वो सब ढोंग होगा। बजरंग बली यदि किसी की सहायता कर देते हैं तो वो भी ढोंग होगा। तो उसका मजाक कैसे उड़ाया जाए? विश्व शांति क्यों नहीं आप लेकर आते हैं? पुतिन को क्यों नहीं बोलते हैं कि वो अपना सेना वापस कर लें? ये किस तरह की ओछी बातें चल रही थी। ये पत्रकारिता तो कहीं से भी नहीं थी, बल्कि साफ साफ पर्सनल अटैक हो रहा था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पर। फिर उन्होंने शुरुआत में ये भी कहा कि जो आप ये ज़ोर ज़ोर से कहते हैं, कौन है वो जो आपको बर्दाश्त करने को कह रहा है? ये पूरी बात, क्योंकि इससे पहले ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा था कि हम कब तक धैर्य रखें। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो पालघर में जो साधुओं पर जो हत्या हुई थी उनकी, और जो बाकी अलग अलग जगहों पर भारत के अंदर जिस तरह से रामचरितमानस को जलाया गया और बाकी जगहें हुई, उस पर आप उकसाना नहीं चाहते हैं क्या? ये लोग जो हैं, इनकी हम बातें कब तक बर्दाश्त करें? ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा। परंतु बात यह है कि रजत शर्मा क्या ये निकलवाना चाहते थे धीरेन्द्र शास्त्री जी के मुंह से कि ये वो मुसलमान हैं, ये वो मुस्लिम हैं जो ये कर रहे हैं, ये इस्लाम को मानने वाले हैं? इस तरह की बातें निकलवाना चाहते थे। बहुत ही चिंताजनक बात थी ये, क्योंकि आप अलग अलग पैंतरे आजमा करके धीरेन्द्र शास्त्री जी को गुस्सा दिलवाना चाहते थे, उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलवाना चाहते थे जिससे कि आपकी टीआरपी चल जाए। तो बात रजत शर्मा ने कही कि जब आप इस तरह की बातें करेंगे, भाला और माला की बात करेंगे, तो आपको धमकियां तो मिलेंगी ही। ये कितनी चिंताजनक बात है। आप ये कह रहे हो कि क्योंकि आपको ऐसा बोल दिया गया है तो ये जस्टिफाइड है कि आपको धमकियां मिलें। क्योंकि यदि रजत शर्मा के हिसाब से यदि भाला और माला की बात करना गलत है, तो वो उसके ऊपर उन्हें यदि धमकियां मिलती हैं तो वो सही हो जाता है। ये इसी तरह की मेंटालिटी वाले लोग हैं कि जो अनुपम शर्मा ने जिस तरह की बातें कही थी और फिर उनके ऊपर जो सर धड़ से जुदा वाली जो बात थी, वो रजत शर्मा सही कह रहे हैं कि वो सही है। अनुपम शर्मा ने ऐसा बोला तो जो धमकियां मिली हैं वो सब जस्टिफाइड है। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ये, और कितनी चिंताजनक बात है ये, भयावह बात है कि एक पत्रकार जो कि एक न्यूज़ चैनल रन कर रहा है, वो इस तरह की बात को पेट्राइज करता है, वो इस तरह की बात को जस्टिफाई करता है कि आपको ऐसी धमकियां मिलेंगी। आपका यहां पर ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहे थे। ये बात कहना टीवी पर बहुत ही विचित्र है। इसी तरह की कुछ बात उन्होंने करी कि जब यूक्रेन जो है, जब वो क्रिश्चियन मुल्क है,
तो आप यदि बजरंग बली से कहेंगे और वो उनकी सहायता करे तो उनको भी मालूम चलेगा कि सनातन धर्म की शक्ति कितनी। किस तरह की बातें कर रहे हो आप? कहीं से कोई एक कॉन्वर्जेशन लॉजिकल हो सकता है, एंटरटेनमेंट है, पर एंटरटेनमेंट के नाम पर आप किस तरह का भद्दा मजाक कर रहे हो? आप क्या ये कहना चाहते हो कि बजरंग बली में शक्ति नहीं है कि वो यूक्रेन से रशिया की आर्मी को वापस भेज सके, या फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी में इतनी शक्ति नहीं है कि वह ऐसा करवा सके, या फिर इस तरह की सोच नहीं रखते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी? किस तरह की बातें कर रहे हो आप? या फिर आप ये कह रहे हो कि जो लोग आते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ पर, वो लोग केवल अपने निज स्वार्थ के लिए आते हैं, और आप एक वैश्विक स्तर पर शांति की बात करिए। आप स्वयं तो इस बात को मानते नहीं हैं। पूरे वीडियो में, पूरे शो में आप यही बार बार प्रूव करते रहे, तो फिर एंड में इस तरह की बात किस उद्देश्य से कही गई? एक और बहुत ही फनी चीज़ रजत शर्मा के मुंह से निकली 2-3 बारी, जब उन्हें ये प्रूव करना था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो डायलॉग बाजी करते हैं, जिसके कारण लोग उनके साथ में जुड़ जाते हैं, वो उनकी बातों में आ जाते हैं, तब तो जो जनता है, जो लोग हैं, वो भोले भाले हैं। अब जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को दबाने की बात करी, उनसे उनके अध्यात्म को लेकर भी जब प्रश्न करे गए, तब ये कहा कि ये जो लोग हैं ये अध्यात्म को आपसे अधिक जानते हैं। यानी कि वो जो भोले भाले लोग हैं, अब वो इतने समझदार हो गए हैं, इतने ऊपर उठ चुके हैं कि वो अध्यात्म को समझते हैं। और फिर बाद में एक और बात को लेकर के उन्होंने कहा कि ये भोले भाले लोग जो हैं, आपको इन्हें बताना चाहिए कि सब बातें मजाक में आती हैं। मतलब हुआ तो जनता जो है वो भोली भाली है। मतलब हुआ तो यही जनता जो है ये अध्यात्म समझ सकती है एक संत से जो कि गुरु परंपरा से आता है। और जब फिर से मतलब हुआ तो यही जनता फिर से भोली भाली हो गई। इसी से समझ में आता है कि रजत शर्मा स्वयं को क्या समझते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 26 साल के हैं, यंग हैं, ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, ना ही वो भिंडरवालों को जानते हैं, ना ही वो बैजू बावरा को जानते हैं, ना ही उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन पता है। ये जो जनता ये भी मूर्ख है, क्योंकि ये भोली भी है, और जब चाहे मैं इनको बोल सकता हूँ कि ये तो अध्यात्म भी समझती है, तो मेरे साथ में हो जाएंगे, मेरे लिए ताली बजा देंगे, और फिर बाद में जब मन कर जाएगा तब मैं इन्हें भोला भी कह दूँगा। सभी लोग जो हैं वो मुझसे नीचे हैं। इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का जो लहजा उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से आया, उनके शब्दों से आया, उनके कटाक्ष से आया, उनकी वाणी जिस तरह से उन्होंने प्रयोग करा उससे आया। ये सब मेरे खुद के अंदाजे नहीं हैं। आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको खुद को ही ये बात समझ में आ जाएंगी। अब यहीं पर ही कई लोग बोल सकते हैं कि ये तो पार्ट एंड पार्सल है, ये तो एंटरटेनमेंट है, और ऐसे हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर के मुद्दा नहीं बनाएं। परंतु बात अभी आती है कि वही वाली बात जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोली कि कब तक हम सनातन पर, कब तक हम अपने संतों पर वार, मजाक, उनको नीचा दिखाने वाली प्रवृत्ति, इन सभी को सहन करते रहेंगे। माना जा सकता है कि ये एक एंटरटेनमेंट शो था और उसको पंडित जी ने भी हंसी मजाक में ही लिया, पर बात इंटेंशन की आती है। क्या प्रश्न और अधिक गहरे, क्या प्रश्न और अधिक अलग अलग तरह के नहीं हो सकते थे? क्या बोलने का अंदाज रजत शर्मा का थोड़ा और सुंदर, थोड़ा सा और मधुर नहीं हो सकता था? जो बार बार उनका उंगली उठा करके बात करना था, जो ये कहना था कि आपको ऐसा लगता है ना, आपको ऐसा लगता है ना, इस तरह की जो बात कहना था, जो मजाक उड़ाना था कि भगवान राम के टाइम पर भी क्या बुलडोज़र हुआ करते थे, आपने ऐसा बोला, ये अच्छा किया, माफ़ी मांग ली, अच्छा किया, ऐसे ही भाषा का प्रयोग करेंगे तो अच्छा है, आप ऐसी भाषा बोलेंगे तो आपको धमकी तो मिलेगी ही, कितना कमा लेते हैं। इस तरह की जो बातें आई हैं, इससे साफ साफ समझ में आ रहा था कि रजत शर्मा का इंटेंशन क्या था। और ये केवल टीआरपी को लेकर के ही नहीं था। टीआरपी डेफिनेटली था, क्योंकि शुरुआत में भी आया कि फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर बाबा छा गए हैं, छा चुके हैं, इस तरह की बातें वॉइस ओवर में आई थी। और साथ ही साथ में आप देखेंगे कि अब यूट्यूब पर ही इंडिया टीवी ने इन्हीं के
वीडियो को, जो 1 घंटे 3 मिनट का 5 मिनट का वीडियो है, उसी को एक एक 1.5 मिनट के बहुत सारे और क्लिप्स में बना दिया। ऐसा पहले के कई सारे और वीडियोज़ में नहीं बना है। साथ ही साथ अब इनके चैनल पर वो ऐड भी आने लग गया, वो जो साइड बार में जो ऐड आता है उस पर आने लग गया है कि इंडिया टीवी 72% ज़्यादा व्यूवरशिप हुई है और ये वीडियो वायरल हो गया है। इस तरह की बातें आई हैं, यानी कि टीआरपी तो डेफिनेटली इनका इंटेंशन था और ये टीआरपी और अधिक हो जाता यदि बाबा कुछ उस तरह की बातें बोल देते जो रजा शर्मा चाहते थे उनके मुंह से निकलवाना। परंतु साथ ही साथ में बात सिर्फ और सिर्फ टीआरपी की नहीं है। ये कहीं ना कहीं से प्रश्नों को लेकर के, बातों को लेकर के किस तरह से घेरा जाए उसको लेकर के कहीं ना कहीं से कुछ ऊपर से बात हुई होगी। किसी न किसी का, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी न किसी बड़े व्यक्ति का इसके अंदर कुछ मिर्च मसाला डेफिनेटली लगा होगा। अन्यथा सिर्फ टीआरपी के लिए इस तरह की बातें इंडिया टीवी या फिर रजा शर्मा अकेले से नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पुश डेफिनेटली आया है, क्योंकि जब बात आती है नाप तोल करके बोलने की, तो जो रजा शर्मा का शो आता है रात के 9 बजे का हर रोज़, वहाँ पर ये आधी इधर की बात रखते हैं, आधी उधर की बात रखते हैं, ले दे करके चित भी मेरी पट भी मेरी, इस तरह का इनका एनालिसिस रहता है हर बात को लेकर के। पत्रकारिता सत्य के लिए होती है, ना कि बैलेंस बनाने के लिए। पर रजत शर्मा की जो पत्रकारिता है वो केवल बैलेंस बनाने के लिए है, सत्य के लिए नहीं है। परंतु इस वीडियो के अंदर ना ही सत्य रखा गया, ना ही गरिमा रखी गई, ना ही आस्था का सम्मान हुआ। यहाँ पर एक वन शॉट एजेंडा था कि किस प्रकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को नीचा दिखाया जाए, उम्र कम है तो मैं हावी हो ही जाऊंगा, और किस तरीके से इन्हीं के कंधे पर बंदूक रख करके मैं बाकी और जगहों पर वार करूं। दोस्तों, ये मुकदमा और रजा शर्मा पर इल्ज़ामात यहीं पर ही समाप्त होते हैं। पर इस वीडियो में हम किसी भी प्रकार का कोई फ़ैसला नहीं सुनाएंगे, क्योंकि फ़ैसला सुनाने वाले तो बजरंग बली हैं। वही जो कुछ भी करेंगे वो दुष्ट हो या फिर वो संत हो, जिसको भी जिस प्रकार की सीख देनी है वो बजरंग बली स्वयं जाने। परंतु हम लोगों के लिए एक सीख ये है कि मीडिया जो है वो सब तरीके के हथकंडे आजमाता है, बिजनेस उनका परम लक्ष्य होता है, और साथ ही साथ एजेंडा भी अगर मिल जाए तो फिर तो ये समोसा और हरी चटनी वाली बात आ जाती है। सत्य के साथ, धर्म के साथ, वैश्विक शांति के साथ कोई भी मीडिया हाउस, मीडिया चैनल खड़ा नहीं है। ये बात हम सभी को समझ में आ जानी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो कृपया करके कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं, यदि आप अपनी ओर से जितना हो सके उतना श्री सहयोग हमें प्रदान करें तो उससे हमें बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। श्री सहयोग के लिए डिटेल्स कमेंट सेक्शन में पिन करे गए हैं। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आप अब जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।